हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका RJ02 स्टडी चैनल में। आज की अपनी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिजिक्स की कुछ इम्पोर्टेंट जनरल स्टडीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके लिए ये वीडियो। स्पेशलिस्ट ये एसएससी क्लासेज के लिए बनाया गया है, तो देख लेते हैं। शुरू से ही काफ़ी लंबी वीडियो होगी, तो इसको पार्ट 2 के रूप में भी बनाएंगे, तो देखते हैं कितना बड़ा होता है। ये भौतिक विज्ञान दे जान लेते हैं, जनरल सी चीज़ है। विज्ञान की वह शाखा जो द्रव्य एवं ऊर्जा के मध्य परस्पर संबंधों का अध्ययन करती है। द्रव्य और ऊर्जा के बीच परस्पर संबंधों का अध्ययन करती है, वही भौतिक विज्ञान कहलाती है। अब द्रव्य क्या होते हैं? द्रव्य उस वस्तु को कहते हैं हम जो क्या करती है, स्थान घेरती है, जिनका भार होता है तथा जो हमारी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा महसूस या अनुभव की जा सकती है, उन्हीं को द्रव्य कहते हैं। जो स्थान घेरती है, जिनका कोई ना कोई भार होता है और जो हमारे ज्ञानेंद्रियों के द्वारा महसूस या अनुभव की जा सकती है, वही द्रव्य कहलाती है। और इन द्रव्य और ऊर्जा के मध्य परस्पर संबंधों का अध्ययन जिसमें साइंस की ब्रांच में करते हैं, वही भौतिक विज्ञान कहलाती है, फिजिक्स कहलाती है अपनी। अब द्रव्यमान देख लेते हैं क्या होता है। द्रव्यमान किसी भी वस्तु में पदार्थ की वह मात्रा द्रव्यमान कहलाती है। जितना पदार्थ का मात्रा है वही उसका द्रव्यमान कहलाती है। द्रव्यमान पे गुरुत्वाकर्षण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और द्रव्यमान और भार दोनों अलग अलग होते हैं। तो भार आएगा तब इसके बारे में बताऊंगा आपको कि कैसे ये अलग होता है। और ये सदैव नियत रहता है, परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन भार बदलता रहता है। द्रव्यमान हमेशा नियत रहता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहाँ से ध्यान रखना। द्रव्यमान हमेशा नियत रहता है और किसी भी चीज़ पर डिपेंडेंट नहीं होता है ये, और ये पदार्थ की मात्रा ही द्रव्यमान कहलाती है। इसके बाद में देखते हैं भार क्या होता है। वह बल जिसके द्वारा पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, तो उसका भार कहलाता है। तो क्या चीज़ है भार? वह बल जिसके द्वारा वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, वही क्या कहलाता है, भार कहलाता है। W बराबर mg, जहाँ पर m हो गया उसका द्रव्यमान और g हो गया उसका गुरुत्वीय त्वरण। तो यह हो गया भार का फॉर्मूला। तो जितना ज़्यादा गुरुत्वीय त्वरण होगा, भार का मान भी उतना ही अधिक होता है। इसके बाद देख लेते हैं भार का मान होता है जो गुरुत्वीय त्वरण पर क्या होता है, निर्भर करता है। इसे त्वरण का मान भूमध्य रेखा से ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर जाने पर बढ़ता है, यानी कि गुरुत्वीय त्वरण का मान भूमध्य रेखा से ध्रुवीय क्षेत्र की ओर जाते हैं तो बढ़ता है। उस कारण ही भार में परिवर्तन होता है वस्तुओं में। भार का मान परिवर्तित होता रहता है। इसके बाद में देख लेते हैं हम भौतिक राशियाँ। तो भौतिक राशियों के बेसिकली दो टाइप्स होते हैं। पहली होती है अदिश राशि और दूसरी होती है सदिश राशि। आपने काफ़ी पढ़ा होगा इनके बारे में। तो अदिश राशि क्या होती है? वह राशि होती है जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। इनको व्यक्त करने के लिए दिशा की ज़रूरत नहीं होती है, और इनमें आते हैं समय, दूरी, चाल, घनत्व, ऊर्जा, शक्ति। इन सबको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये अदिश राशि कहलाती है। और सदिश इसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा कि जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, तो वो सदिश राशि हो जाएंगी। तो उनके टाइप्स हो जाएंगे विस्थापन, वेग, बल, त्वरण। तो आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक सदिश राशि नहीं है? ध्यान देना, क्वेश्चन पे सदिश राशि नहीं है। त्वरण भी सदिश राशि होती है, वेग भी होती है, विस्थापन भी होती है, ऊर्जा कोई सदिश राशि नहीं होती है, ये होती है अदिश राशि। तो इसका आंसर हो जाएगा अदिश राशि। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। इसके बाद में आते हैं मात्रक पर। किसी भी भौतिक राशि के मापन के लिए मात्रक का प्रयोग किया जाता है। ये तो आपको भी पता होगा। किसी भी चीज़ को मापने के लिए मात्रक का उपयोग किया जाता है। किलोग्राम, दूरी को मापने के लिए मीटर, सेंटीमीटर या किलोमीटर। तो इस प्रकार हर चीज़ को मापने के लिए मात्रक का उपयोग किया जाता है। तो मात्रक दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है मूल मात्रक, दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक होता है। इनके बारे में आपको बताएंगे, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक होते क्या हैं। तो मूल मात्रक तो वो मात्रक होता है जिन्हें व्यक्त करने के लिए अन्य मात्रकों की आवश्यकता नहीं होते हैं, यानी कि कंबाइंड रूप से आपस में मात्रकों को जोड़ के नहीं लिखा जाता है। उनका एक निश्चित मात्रक होता है। जैसे द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, दूरी का लेंथ डिनोट कर रहे हैं तो इसे मीटर होता है, इसका समय का
सेकंड होता है। तो इस प्रकार इन मात्रकों को किसी अन्य मात्रकों की आवश्यकता नहीं होती है। इसके बाद में है व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक हम उनको मात्रकों को बोलेंगे, वे मात्रक जिन्हें व्यक्त करने के लिए दो या दो से अधिक मूल मात्रकों की आवश्यकता होती है, तो उन्हें व्युत्पन्न मात्रक बोलते हैं। एग्जाम्पल के रूप में देख लेते हैं क्षेत्रफल। हम किसी भी चीज़ का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो उसके आगे मीटर स्क्वायर लगाते हैं, जैसे ज़मीन नापते हैं तो उसके आगे वर्ग फुट लगाते हैं, तो ऐसे मीटर स्क्वायर। आयतन के लिए मीटर क्यूब लगाते हैं। चाल के लिए मीटर सेकंड इनवर्स लगाते हैं या मीटर प्रति सेकंड लगाते हैं। चाल के लिए ये कैसे आया आपको बता दूं, चाल बराबर दूरी बटे दूरी बटे समय होता है। तो दूरी का मात्रक हमें पता है क्या होता है, मीटर उससे नापते हैं, समय को सेकंड से नापते हैं, तो मीटर प्रति सेकंड इसका मात्रक हो जाएगा। ऊपर ले जाएंगे तो इसे मीटर सेकंड इनवर्स से भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार इनके मात्रक ये होते हैं। आयतन का हम लेंथ, ऊंचाई, चौड़ाई सब करके तो उसकी 3 बार मीटर गुना होता है तो मीटर क्यूब हो जाता है। क्षेत्रफल में 2 बार लंबाई गुना चौड़ाई करते हैं तो मीटर स्क्वायर हो जाता है। अब देखते हैं मात्रकों की पद्धति। तो फर्स्ट देख लेते हैं अपना MKS पद्धति में दूरी को मापते हैं मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में नापते हैं MKS पद्धति में। CGS पद्धति के अंदर दूरी को सेंटीमीटर में नापते हैं, द्रव्यमान को ग्राम में, समय को सेकंड में नापते हैं। ये पद्धति फ्रांस में प्रचलित है। FPS पद्धति को में दूरी को फीट में नापते हैं, द्रव्यमान को पाउंड में, समय को सेकंड में नापते हैं, और इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। आज़ादी से पूर्व भारत में यह पद्धति प्रयोग में ली जाती थी। FPS पद्धति काम में ली जाती थी। ये इसके कुछ मापन है इस प्रकार से। इसके बाद में आता है SI पद्धति, इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स, इसकी फुल फॉर्म होती है। तो 1960 में जिनेवा में आयोजित एक सम्मेलन में इस पद्धति को वैश्विक पद्धति के रूप में अपनाया गया था। 1960 में अपनाया गया था SI पद्धति को। यह MKS पद्धति का ही परिवर्तित रूप है। इस पद्धति में 7 मूल मात्रक निम्नलिखित हैं। कौन कौन से जो 7 मूल मात्रक SI पद्धति में रखे गए हैं वो हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम में नापते हैं, लंबाई को मीटर में नापते हैं SI पद्धति के अकॉर्डिंग, समय को सेकंड में नापते हैं, तापमान को केल्विन में नापते हैं, विद्युत धारा को एम्पियर में नापते हैं, ज्योति की तीव्रता को कैंडेला में नापते हैं, पदार्थ की मात्रा को मोल में नापते हैं। तो इस प्रकार ये है। इसके बाद में हम देख लेते हैं दूरी के जो मात्रक, इनकी इकाइयाँ, कुछ डेफिनेशन होती हैं जिनको बार बार फिजिक्स में यूज में लिया जाता है। तो खगोलीय इकाई, एक खगोलीय इकाई पृथ्वी व सूर्य के मध्य औसत दूरी को दर्शाती है। तो एक 1U होता है, 1.4 गुणा 10⁻11 मीटर होता है। तो ये पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य औसत दूरी को दर्शाती है। और एक प्रकाश वर्ष, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को ये दर्शाता है। 1 लाइट ईयर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, ये इसको दर्शाता है। फिर आती है तीसरी पारसेक, ये दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है ये क्वेश्चन। पारसेक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, पारसेक होता है। और इसमें कितने मीटर होते हैं, 3.08 गुणा 10⁻16 मीटर होते हैं। ये भी आपसे पूछ सकता है। इसका प्रयोग खगोलीय पिंडियों के मध्य दूरी के मापन के लिए किया जाता है। तो इसके बाद में गति है, मोशन। तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा दोस्तों, इसके बारे में हम पार्ट सेकंड बनाएंगे। काफ़ी बड़ा है, अपना 104 पेज की ये PDF है। अगर आपको इस PDF की ज़रूरत है चाहिए तो आपको कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता देना, या मैं व्हाट्सअप नंबर प्रोवाइड कर दूंगा, आपको डायरेक्ट मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको इसका बता दूंगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट नोट्स हैं, काफ़ी अच्छी राइटिंग्स में है। तो आपको अगर ये चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, वो भी फ्री में। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद वीडियो के साथ हमारे बने रहने के लिए। आपको वीडियो पसंद आती है तो कृपया करके कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।